हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत ही अहम इशू पर बात करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और उस जैसे जो संगठन या पार्टियां हैं, वो भारत में मुसलमानों के जनसंख्या के मामले पर बहुत कुछ कहती हैं और आंकड़े भी कभी-कभी देने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसमें अक्सर ऐसा होता है कि लॉजिक कम होती है, जज्बात ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एक अजीब सी एक बात महसूस कराई जाती है, एक नैरेटिव बनाया जाता है कि शायद हर मुसलमान फैमिली में 8-10 बच्चे होते हैं या 2-4 बीवियां होती हैं। इस किस्म के डिस्कशन अक्सर आप लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे। इस पूरे इशू को एक किताब में समेटने का काम किया है जनाब एसवाई कुरैशी साहब ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं भारत के और 1971 के बैच के आईएएस हैं, हरियाणा केडर के। उन्होंने अपने तरीके से बहुत सी बातें बताई हैं, आंकड़ों के साथ बताई हैं। इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें डेटा बहुत कुछ होगा। जनाब एसवाई कुरैशी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएंगे। ये आपने जो ये किताब लिखी, एक तो टॉपिक अपने आप में बहुत ही अहम है, टाइमिंग भी बहुत अहम है। इस वक्त जो आपने ये किताब लिखी है और बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है पूरे जो जो रीडर्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ जगहों में। आपका इस किताब के लिखने का मकसद क्या था और किस चीज ने आपको प्रोवोक किया इस किताब को लिखने की? देखिए, ये किताब एकदम अचानक नहीं आ गई। ये 25 साल पहले शुरू की थी, और वो भी ऑलमोस्ट एक्सीडेंटली। ये मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरे पास यूएनएफपीए, जो यूनाइटेड नेशन का फैमिली प्लानिंग का महकमा है, उसके कंट्री डायरेक्टर थे, वो कैनेडियन थे। वो मेरे पास आए कि जी, मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग बहुत कम है। आप एक स्ट्रैटेजी पेपर लिख दीजिए कि किस तरह मुसलमानों में फैमिली बढ़ाई जाए। तो मैंने कहा, भाई, ना तो मैं फैमिली प्लानिंग का एक्सपर्ट, ना ही मैं इस्लाम का स्कॉलर, आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? तो लेकिन समहाउ उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप जरूर कर सकते हैं, हम चाहते हैं आप ही करें, आप ही करें। तो वो पीछे ही पड़ गए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं इतना तो मैं करूंगा, लेकिन मैं इसका कोई मुआवजा नहीं लूंगा। कि मुझे हम्म। वो 1 महीने की कंसल्टेंसी देने आए थे, अच्छी खासी, 1 महीने के 1.5 लाख रुपए। हम्म। उस वक्त मेरी तनख्वाह 5,000 रुपए थी। तो ठीक है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अट्रैक्टिव ऑफर थी ये। लेकिन मैंने कहा, नहीं, मैं इसके लिए ये पैसे नहीं लूंगा। उनके इसरार पर फिर ये हो गया, ठीक है, पैसे ले लेना, 1 रुपया। एक हम्म। रुपए का फैसला हुआ। और अब 1 रुपया हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाती है, और इसके प्रोसीजर्स होते हैं। मैं भारत सरकार में काम करता था। मैंने कहा, आप मुझे खत लिखिए, मैं उस पे अप्रूवल लूंगा भारत सरकार का, और हम एमओयू साइन करेंगे, और आप मुझे जब काम मुकम्मल हो जाए तो 1 रुपया दे देना। तो ये इस तरह ये शुरू हुई थी 25 साल पहले। क्या हम्म। लिखूंगा मुझे कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट की कोई जानकारी ही नहीं थी। हम्म। और जैसे कि आपने कहा, मुझे भी ये इंप्रेशन था, जैसे कि प्रोपेगेंडा बार बार सुनने में, कानों में आता था कि मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं, और अगर हिंदू फैमिली के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 8-10 होते हैं। एक एक आम धारणा थी, एक ख्याल था। मुझे भी यही तस्वुर था। लेकिन जब मैंने ये इसके लिए रिसर्च करनी शुरू की, तो मेरी तो आंखें खुलने लग गई। तो मैंने कहा, इसमें यहाँ तो बहुत सारे मिथ हैं। ये फैक्ट, इसमें ये तो फैक्ट है कि खैर, इसकी डिटेल पे बाद में आता हूँ। पहले मैं कहानी है कि किस हम्म। तरह ये लिखे गए। तो जब ये 30-32 पेज का एक पेपर बना, और बड़ा आई ओपनिंग था, और बिल्कुल रिवोल्यूशनरी, जिसमें ये पाया गया कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग जरूर सबसे कम है, लेकिन इस ये प्रोपोर्शन नहीं है जैसे कि बताया जाता है कि 2 और 10। तो दो हिंदू के बच्चे हैं तो वो 10 मुसलमान के बच्चे हैं, ऐसा नहीं था। किसी भी पॉइंट पे एक या 1.1 से ज्यादा गैप नहीं था। हम्म। तो और दूसरी है कि मुसलमानों में तो फैमिली प्लानिंग हिंदुओं से ज्यादा तेजी से अडॉप्ट हो रही थी।
और यही वजह थी कि जो गैप जो एक वन था वो भी घटते घटते अब आधे पे आ गया है। तो तीसरी चीज कि मुसलमानों में भी मिथ थे, कुछ पॉलीगेमी को लेके कि 4 बीवियां के अलाउड है और काफी मुसलमान पॉलीगेमस होते हैं वगैरह। तो ये कई मिथ्स भी उसमें बस्ट हुए उस पेपर के जरिए। तो हर 5-7 साल के बाद नया डेटा, नया सर्वे, तो मैं फिर दोबारा पढ़ता था कि भाई कोई फैक्ट्स चेंज हो गए हों, तो मेरी जो बात है, कंक्लूजन है, वो तो उल्टे हो गए हों। लेकिन हर बार वो मजबूत से मजबूत तर होते चले गए। और फिर फाइनली एक वक्त होता है कि ये किताब पिछले साल फरवरी में ही आई थी, जब से बहुत कामयाब चल रही है और इसकी कई जगह ट्रांसलेशन हो रही है। अच्छा, इस किताब में खास बातें क्या क्या हैं? कुछ चीजें मैंने आपका वो लेक्चर सुना है, लेकिन फिर भी मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूं आपकी जबानी के क्या कुछ खास आपका नतीजा क्या है? जी देखिए, इसमें मैंने 5 मिथ के जरिए अपने नतीजा इसमें सामने रखा है कि एक तो क्या मुसलमान फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये तो फैक्ट है कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि मुसलमानों के बाद नंबर आता है हिंदुओं का, उनमें भी फैमिली प्लानिंग बहुत कम है। मुसलमानों में 45%, ये लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग थी 45%। 2011 के सेंसस के मुताबिक, वही लास्ट सेंसस है क्योंकि 2021 का सेंसस तो हो ही नहीं पाया कोविड की वजह से। तो 45% मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग कराई है, यानी आधे से कम। लेकिन हिंदू भी कोई बहुत अच्छी फिगर नहीं है, उनके 54% लोगों ने फैमिली प्लानिंग कराई। तो अगर मुसलमानों के बच्चे हो रहे हैं तो हिंदुओं के भी हो रहे हैं। तो एक तो ये उसमें सबसे पहला मिथ आया कि मुस्लिम अलोन, मुसलमान अकेले जिम्मेदार नहीं है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। हाई बर्थ रेट मुसलमानों का भी है और हिंदुओं का भी है। सबसे अच्छा तो सिखों का है, 80% लोगों ने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट की हुई है। तो दूसरा जो मिथ ये निकल के आया कि एक मिथ ये है कि मुसलमानों के हाई बर्थ रेट की वजह से जो डेमोग्राफिक बैलेंस है, यानी हिंदू मुसलमान और बाकी कम्युनिटी का जो प्रोपोर्शन है, वो बहुत डैमेज हो रहा है। और बहुत तेजी से मुसलमान बहुत आगे निकल रहा है, हिंदू कम रहते चले जाएंगे। और जिस बेसिस पर ये प्रोपेगेंडा होता है कि मुसलमान हिंदुओं से आगे निकल के पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर लेंगे। तो ये दूसरा मेरा इसमें जो मैंने निकाला, इसमें ये देखा कि कुछ हद तक तो ये बात ठीक है कि 9.8% पॉपुलेशन मुसलमानों की थी 1951 में, जब पहला सेंसस हुआ पार्टीशन के बाद। लेकिन 2011 तक आते आते वो 14.2% बढ़ गए, 14.2% हो गए। और हिंदुओं का परसेंटेज 84 से घट के 79.8 हो गया, यानी 4.2 हिंदुओं में रिडक्शन हुई, जो सारे कम्युनिटीज में बढ़ गई। सबसे ज्यादा मुसलमानों में गई और वो 4.2% बढ़ गए। ना 60 साल में 4 परसेंटेज पॉइंट बढ़ गए, 60 साल में। तो लेकिन 9% या 9.8, 10% से 51% मेजोरिटी के लिए 51 चाहिए ना, तो 40% बढ़ने चाहिए थे, 4% बढ़े। 40% बढ़ने के लिए कितने साल चाहिए? 600 साल चाहिए, 600 साल। तो अगर कुछ चेंज ना हो, जो हो रहा है वही होता रहे, तब 600 साल में मुसलमान 51% हो जाएंगे। जिसको ये कहा जाता है ना, बस अब कल ही आने वाले हैं, 5 साल में आ रहे हैं, यहाँ तक आ गया कि 2029 तक तो मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बना दिया लोगों ने, वो हो जाएगा। इस किस्म के प्रोपेगेंडा चलता रहता है। तो लेकिन ये जो प्रोपोर्शन है, ये तो इस बेसिस पे है कि अगर कोई चेंजेस ना हो, जो जैसे जिस रफ्तार से मुसलमान और हिंदू फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं वही चलता रहे, कोई चेंज ना हो। चेंज बहुत हुई है और हो रही है। वो क्या हो रही है कि मुसलमान बहुत तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उस बेसिस पर मैंने, एक मैथमेटिशियन है प्रोफेसर दिनेश सिंह, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो मैंने उनसे कहा कि दिनेश भाई, मैं आपको अपना डेटा भेज रहा हूँ 70 साल का, उसको देखिए, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाइए कि कितने साल बाद मुसलमान मेजोरिटी हो जाएंगे। तो उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल बना के भेजा है कि भाईजान सवाल ही नहीं पैदा होता, भूल जाओ। अब ये जैसे ये ग्राफ है, इसका मैं आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज दूंगा। उन्होंने ये ग्राफ भेजा। अब ये देखिए कि बॉटम की जो लाइन है वो मुसलमानों की ग्रोथ है,
ऊपर वाली लाइन हिंदुओं की ग्रोथ है, तो जो गैप था वो तो उल्टा बढ़ता चला जा रहा है। जो 29 करोड़ के करीब गैप था 51 में, वो अब 80 करोड़ का हो गया। तो गैप तो हिंदू मुसलमानों में बढ़ रहा है, न कि घट रहा है। तो इसलिए ये मिथ है। फिर मैंने कहा कि साहब अच्छा, ये तो अब तक का 70 साल हो गए, आप आगे 1000 साल का आप कह रहे हैं कि 1000 साल में भी मुसलमान नहीं हो सकते, वो भी जरा दिखा दीजिए। तो ये अगले 150 साल के ग्राफ है, देख लीजिए कि कहाँ आसमान की तरफ हिंदुओं की पॉपुलेशन जा रही है, मुसलमानों की बॉटम पे चल रही है। तो ये दोनों ग्राफ अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में शामिल करेंगे तो लोगों को समझने में मदद मिलेगी। तो ये तो दो मेन चीजें हो गई। तीसरा ये था कि क्या ये मुसलमानों की ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी है, जानबूझ के आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर ले। तो मैंने कभी किसी उलमा को, किसी आलिम को, मौलाना के मुंह से ये नहीं सुना कि आप बच्चे पैदा करो ताकि आप पावर में आ जाओ। मुखालफत करते फैमिली प्लानिंग की जरूर सुना है कई लोगों को, लेकिन वो इस बिना पर कि भाई इस्लाम फैमिली प्लानिंग की इजाजत नहीं देता, जिसको मैंने अपनी जगह अलग से चैलेंज किया है कि ये उनका जो वो है इंटरप्रिटेशन, ये बड़ी गलत है। तो मुसलमानों की तरफ से अगर ऑपोजिशन थोड़ी बहुत फैमिली प्लानिंग की है, वो इस वजह से कि उनको ये यकीन और विश्वास है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है, जो जो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। तो ये है। तो दो मिनट और हैं, वो मैं थोड़ा जी जी तय जी जी, कर। वो खास तौर पर जो बच्चों की तादाद बढ़ती और घटती है, वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, वो कुछ थोड़ा सा आप बता जी जी, मैं आता हूँ इस पे। तो चौथा मिथ भी फिर मैं ले लेता हूँ। चौथा मिथ ये था कि मुसलमान पॉलीगेमी करते हैं, कई कई बीवियां रखते हैं ताकि बच्चे ज्यादा पैदा करें। हम पांच, हमारे 25, ये बड़े बड़े नेता प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम पांच, हमारे 25, या हम चार, हमारे 40, यानी हर मुसलमान की 4 बीवियां, 25 बच्चे होते हैं। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरी भी एक ही बीवी है और आपकी भी एक ही बीवी है। और मैंने तो 74 साल में 2 बीवियों वाला भी मुसलमान नहीं देखा, 4 बीवियां तो भूल जाइए। अच्छा, दूसरी चीज जो इसमें जो मिथ है कि अगर मैं या आप या 4 बीवियां करना भी चाहें या 2 भी करना चाहें, वो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरी करने के लिए औरत तो मौजूद होनी चाहिए ना। उतनी औरतें इंडिया में है ही नहीं। जेंडर रेशियो पॉपुलेशन की एडवर्स है, यानी 1000 मर्दों के ऊपर पूरे पिछले 100 साल में 930, 940, 927 इतनी औरतें रही हैं। और लेटेस्ट फिगर थी 922 औरतें। 1000 मर्दों के मुकाबले में 922 औरतें हैं, यानी 80 मर्द ऐसे हैं उनको तो पहली बीवी भी नहीं मिलने वाली। तो मुझे और आपको दूसरी कहां से मिल जाएगी, कितना भी हम करना चाहें, मिल ही नहीं सकती। स्टेटिस्टिकली पॉलीगेमी इम्पॉसिबल है। ये चौथा मिथ है। और पांचवा मिथ जो मुसलमानों का तोड़ने की चीज है, नॉन मुस्लिम का तो वो करे, लेकिन मुसलमानों में भी ये मिथ है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है। इसको भी मैंने पूरा एक चैप्टर है कुरान और हदीस की आयतों और हदीसों की रोशनी में मैंने ये साबित किया है कि मुसलमान, इस्लाम तो फैमिली प्लानिंग का फोर रनर है। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले फैमिली प्लानिंग की बात की, जबकि पॉपुलेशन का कोई दबाव पूरी दुनिया में नहीं था। तो ये सूरत हाल है जी। अच्छा, लेकिन अब जो आपने सवाल किया कि फैक्टर्स क्या है, कि भाई इसमें ये पाया गया कि देखिए रिलीजन फैक्टर नहीं है। 25 स्टेट ऐसी हैं 29 में से जहां पे मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग बिहार के हिंदुओं के मुकाबले में अच्छी है, ज्यादा बेहतर है। मैंने अब बिहार के हिंदुओं से क्यों किया, कि बिहार के हिंदू हो या मुसलमान, उनकी फैमिली प्लानिंग बॉटम पे है। अच्छा, अगर इस्लाम फैमिली प्लानिंग का फैक्टर होता तो 25 स्टेट में भी मुसलमान फैमिली प्लानिंग ना करता। बड़ी अच्छी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इस्लाम को कि ये माने है, बाधक है, रुकावट है, ये मानता नहीं। इसलिए 25 स्टेट में असल में ये पाया गया कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो फैमिली प्लानिंग बिहेवियर को तय करते हैं। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर से क्या मतलब है? तालीम, लिटरेसी, पर्टिकुलरली लड़कियों की लिटरेसी। जैसे जैसे लड़कियों की लिटरेसी बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चों की तादाद घटती है। चाहे कोई भी कौम हो, इसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं। इस हर कौम की लिटरेसी के साथ साथ
पॉपुलेशन घट। दूसरी तरफ इनकम, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, बच्चे घटते हैं। और तीसरी चीज है सर्विस डिलीवरी, डॉक्टर, नर्स, कंट्रासेप्टिव ये मौजूद हो, मुहैया हो, तभी तो वो लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे। अब वो मुस्लिम इलाकों में डॉक्टर, नर्स और ये फैसिलिटीज सेटअप ही ना हो, कोई जाता ही ना हो, तो कैसे करेंगे? तो ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमने देखा कि मुसलमान पीछे हैं, ज्यादा अनपढ़ है, जो अपनी जगह बदकिस्मती की बात है कि इस्लाम जैसा मजहब जो इकरा से शुरू हुआ हो गए, नबी से ये कहा गया कि पढ़ो, उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो फिर जिब्रील ने कहा पढ़ो, पढ़ो पढ़ो से जो मजहब शुरू होता हो उसके लोग सबसे ज्यादा अनपढ़ हो। हाँ, हमारे लिए बहुत शर्म और अफसोस की बात है, हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो ये है। तो अच्छा अच्छा, कुरैशी साहब, आपने बहस की उसके बारे में भी, कुरान और हदीस ने का जो पोर्शन आपने लिया है, क्या उसके सिलसिले में कहीं कोई मुसलमानों की तरफ से कोई रिएक्शन कोई आया, एडवर्स रिएक्शन कहीं से कोई आया? आपने किताब में जो जिक्र किया है, क्या सभी लोग आपकी बात से कन्विंस हैं या कुछ लोगों को एतराज भी है? नहीं नहीं, इत्तेफाक है ऐसा कि किसी भी मुसलमान, हालांकि मुझे जब मैं किताब लिख रहा था तो मुझको ये डराया गया था, नोटिस दिया गया था, वार्निंग मेरे दोस्तों ने की थी कि 1995 में वो सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन वो चल रहा था कि भाई आपका भी वही हशर ना हो जाए। तो मैंने कहा वो तो दोनों शर्री लोग थे, शरारती लोग थे, और मैं तो बिलीविंग और अच्छा नेक मुसलमान हूँ, तो मैं तो कोई बदनीयती से इसको लिख नहीं रहा। तो किसी ने इसकी मुखालफत नहीं, सिवाय एक ऑब्जर्वेशन की थी, साहब ने भी जो रिसेंटली बोला कि साहब हमने पढ़ा, हम अपने पड़ोस में 8-8 10-10 बच्चों वाले लोग देखे हैं, गरीब लोग। तो देखिए, जो हम मैंने जो इसमें फिगर दिखाई थी कि भारत सरकार के फिगर के मुताबिक कि एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक औरत के उसकी लाइफ टाइम में कितने बच्चे होंगे। देश में का टोटल फर्टिलिटी रेट घट के 2.1 आ चुका है, यानी और मुसलमानों का है 2.6। तो 2.6 एवरेज है। कुछ कुछ मुसलमान ऐसे होंगे जिनका एक भी बच्चा नहीं होगा, किसी के 6-7-8 भी हो सकते हैं, लेकिन फिर हिंदुओं के भी 8-9 हो सकते हैं। क्या लालू प्रसाद जी के 9 बच्चे लोगों ने नहीं सुने क्या? वो तो मुसलमान नहीं है। तो इसलिए 8-9 वाले भी जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत कम है जो बहुत ही गरीब है, और वो उतनी गरीब हिंदुओं के भी उतने बच्चे होते हैं। तो क्योंकि ये तो भारत सरकार की फिगर्स हैं, ये मेरी बनाई हुई फिगर नहीं है, तो ये मेरी स्टडी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिगर्स और सेंसस की उस पे है कि 2.1 अगर हिंदुओं के वो है बर्थ रेट, मुसलमानों का 2.6 TFR है, यानी सिर्फ आधा बच्चे का फर्क रह गया। आधा बच्चा और गिनती में कम हो जाए तो हिंदू मुसलमान बराबर हो जाएंगे। दूसरे 2.1 को रिप्लेसमेंट रेट भी मानते हैं। रिप्लेसमेंट रेट का क्या मतलब है? माँ बाप दो हैं, वो गुजर जाएंगे, उनके 2 बच्चे उनकी जगह आ जाएंगे, पॉपुलेशन रिप्लेस हो गई। तो टू शुड बी रिप्लेसमेंट रेट, लेकिन ये 2.1 क्यों है? वो इसलिए कि कुछ बच्चे भी मर जाते हैं, तो जी जी। उनका मार्जिन रखने के लिए 2.1। अगर 2.1 आबादी या TFR होता है तो रिप्लेसमेंट रेट पे पहुंच गई, यानी अब आबादी बढ़नी बंद हो जाएगी। इसके बाद आबादी घटती है, घटनी शुरू होती है, और अब हम उस तरफ आ गए कि 20-30 साल तो अभी आबादी इसलिए भी बढ़ेगी कि जो बच्चे 2001 या 2 या 4 में पैदा हुए वो अब बालिग हो गए, अब वो उनके बच्चे पैदा करने की उनके एज आ गई, तो अभी 20-30 साल तो उस वजह से मोमेंटम चलेगा। लेकिन 2040 और 50 के लगभग आबादी स्टेबलाइज होकर फिर घटनी शुरू होगी। तो ये चीज समझने की जरूरत है। अच्छा, कुरैशी साहब, आपने और भी बहुत से दुनिया के मुल्क देखे हैं। कई मुल्कों में ऐसा भी हुआ है कि फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट हुई और फिर बाद में उसको रिलैक्स किया गया। लोगों की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, ऐसा चाइना में भी पॉलिसी चेंज हुई है और कई मुल्कों में, बल्कि यूरोप और अमेरिका में तो यहाँ के लोग अगर जाना बंद कर दें तो वहां का बहुत सा सिस्टम चलना बंद हो जाए। तो उसको सिस्टम को चलाते रहने के लिए बहुत से यूरोपियन मुल्कों को, कनाडा को, वो हर साल बताते हैं कि इतने लाख, इतने मिलियन लोगों को हम लेने के लिए तैयार हैं दुनिया से। तो वो भी तो एक्सोडस जो होता है
उसके बावजूद मुल्क को चलाते रहने के लिए क्या रेशो जरूरी है, क्या लगता है आपको? देखिए, वो मैंने जैसे बताया ना कि 2.1 रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। जहां भी TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, घट के 2.1 से नीचे आ जाए तो वहां पॉपुलेशन घटने लगती है। आपने ठीक कहा कि कई यूरोपियन मुल्कों में रिप्लेसमेंट से बहुत कम आ गए हैं, वहां पॉपुलेशन घटनी शुरू हो गई। वहां सिर्फ माइग्रेशन ही नहीं इंकरेज की जा रही, वहां के तो लोकल पॉपुलेशन को कहा जा रहा है कि हर बच्चा आप पैदा करोगे तो आपको इतना सब्सिडी मिलेगी, इतना फंड्स मिलेंगे, क्योंकि आबादी बढ़ाओ वरना हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो जहां जहां आबादी घटने लगती है वहां उल्टे इंसेंटिव दिए जाते हैं। अब हमारे यहाँ जब फैमिली प्लानिंग कराने के लिए हम इंसेंटिव देते थे कि जो अपना नसबंदी कराएगा उसको इतने रुपए मिलेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि भाई जो दो के बजाय 3 बच्चे पैदा करेगा उसको इतने पैसे मिलेंगे। तो एक तो जो यूरोप का आपने बात की ठीक कही, वहां तो कई उसमें बच्चों पैदा करने के लिए इंसेंटिव देना शुरू किया जा चुका है। इधर चाइना के हम बहुत जिक्र करते थे, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड नॉर्म, वन चाइल्ड नॉर्म। 2016 में वन चाइल्ड नॉर्म उन्होंने बंद करना पड़ा, 2 चाइल्ड नॉर्म कर दिया। वो भी सक्सेसफुल होता नजर नहीं आया, तो 2019 में उन्होंने अब 3 चाइल्ड नॉर्म कर दिया कि हर एक के 3 बच्चे होने चाहिए। कहा उन्होंने 30 साल तक एक बच्चा सख्ती से किया, और कहा उसी जिसको हम बहुत बड़े शान से कोट करते थे, अब उनकी तरफ देखते भी नहीं। अब उन्होंने बढ़ा के 3 बच्चों का नॉर्म कर दिया। तो हमें चाइना वाइना से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, हमारी अपनी जो पॉपुलेशन पॉलिसी है बड़ी कामयाब है। सन 2000 की ये पॉलिसी है, उसके मुताबिक हम हमारा जो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होना चाहिए था, वो 2011 में वो अब थोड़ा 5-7 साल लेट हुआ, लेकिन अब तो अचीव हो गया। अब तो हम उस रिप्लेसमेंट रेट पे पहुंच गए, और अब तो अब हम नीचे की जाने की तरफ अपने को मेंटली तैयार करें। तो इसलिए हमारी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भारत सरकार का एक्चुअली बहुत कामयाब रहा, और बगैर डंडा चलाए। बल्कि अगर वो इमरजेंसी के दौरान डंडा न चलाया होता तो शायद ये हम 20 साल पहले अचीव कर चुके होते, क्योंकि उसके बाद से, इमरजेंसी के बाद से, किसी नेता की फैमिली प्लानिंग पे बात करने की हिम्मत नहीं होती। एक कमेटी बैठी थी, मेरी ही सदारत में थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है। उसने एक कमेटी बनाई थी ये देखने के लिए कि नेताओं का एटीट्यूड फैमिली प्लानिंग की तरफ क्या है। और हमारी कमेटी ने ये पाया कि नेता लोग फैमिली प्लानिंग की बात ही नहीं करना चाहते। हमने 20 साल के लोकसभाओं के, 4 लोकसभाओं के, 2013, वो सॉरी 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के पार्लियामेंट क्वेश्चन एनालाइज किए। लाखों क्वेश्चन पूछे गए, फैमिली प्लानिंग पे सिर्फ 0.15%, एक 0.15% क्वेश्चन फैमिली प्लानिंग पे थे। फैमिली प्लानिंग पे क्वेश्चन करने तक को तैयार नहीं, डर के मारे। इसलिए जो सख्ती जहां की जाती है वो पॉलिसी, उसका हमेशा बैकलैश होता है, वो हमेशा फेल हो जाती है। अच्छा, इस किताब के बहुत से सियासी माने भी निकालने की कोशिश हो रही है, कुछ दूसरे तरीके से भी सोच रहे हैं। आपको इसमें कहीं कोई ऐसा लगता है, या सिर्फ आपने एक स्टडी के तौर पर दिया है? ये एक इत्तेफाक है कि ऐसी हुकूमत के दौर में आपकी किताब आई है। इसमें थोड़ा सा कुछ आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, इसके पीछे जैसे मैंने बताया तो 25 साल पहले किताब लिखी गई थी, आर्टिकल लिखा गया था, उस आर्टिकल को एक्सपैंड करके किताब बना लिया बस सरकार का, और उसमें हर 5 साल बाद डेटा ऐड होता चला गया। ये बात दूसरी कि इस टाइम पे आई कि जिसपे कोई इसको कोई डिस्टॉर्ट कर दे, कोई कहानी बना दे, लेकिन इसके पीछे ऐसा कोई मंशा न था, न है, न होगा। बल्कि मैंने तो किताब की जो पहले पेज पे जो डेडिकेशन होती है, डेडिकेशन भी लिखी है, टू डेडिकेटेड टू द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियाज यूनिक आइडेंटिटी। यूनिटी को मैंने डेडिकेट किया है, और इसकी सारी रॉयल्टी भी मैंने चैरिटी को दे दी है। और अपना जो इंट्रोडक्शन का आखिरी सेंटेंस है, वो आप कहें तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो आखिरी सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस किताब की पूरी फिलॉसफी को सम अप करता है। ये जरूर सुनिए। इफ आई सक्सीड even in a small measure in persuading both communities to shed their mutual suspicion and adopt family planning with equal fervor, I would consider that as my humble contribution to nation building. यानी अगर दोनों कौमें, हिंदू मुसलमान,
कंपटीशन करें कि फैमिली प्लानिंग ज्यादा अच्छी कौन करता है, तो ये और उसमें यूनिटी के साथ करें, और तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस किताब के जितने पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं वो गैर मुस्लिमों ने लिखे हैं, हिंदुओं ने लिखे हैं। बल्कि मुझे ये इसमें हिंदू मुस्लिम कहते हुए बड़ा दुख होता है कि ये हिंदू मुस्लिम को तो आजकल उन्होंने कहा कभी कोई फर्क होता ही नहीं था, लेकिन चूंकि इसका सब्जेक्ट ही ऐसा है इसलिए बगैर हिंदू बगैर मुस्लिम के ये किताब समझाई नहीं जा सकती। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है, लेकिन दोनों ने मिलके इसको लड़ना है, क्योंकि पॉपुलेशन पॉलिसी अच्छी चीज है, फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी चीज है। और मैंने पूरा एक चैप्टर, जिस वजह से वो यूएनएफपी वाले 25 साल पहले आए थे कि मुसलमान फैमिली प्लानिंग कैसे करें, उनसे कैसे करवाई जाए, पूरा मेरा एक चैप्टर है। कम्युनिकेशन में पीएचडी होने के नाते पूरा चैप्टर मैंने लिखा है कि मुसलमानों से फैमिली कैसे कराई जाए, उनको कैसे वो ये बात समझाई जाए, पूरी स्ट्रैटेजी है। ये तो फैमिली प्लानिंग किताब है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एसवाई कुरैशी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए वक्त निकाला। ये बहुत ही अहम आपने किताब लिखी है, हमें उम्मीद है, और खास तौर पे आपने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें इसके कोई दूसरे माने निकाले जाए, लेकिन आंखें खोलने के लिए डेटाज के साथ आपने चीजें रखी हैं, और सोशो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उनका भी बताया है, और ये भी बताया कि साउथ और नॉर्थ के स्टेट्स में जैसे जैसे हालात अलग अलग हैं, उसी तरह के हिंदू और मुसलमानों के दोनों के एटीट्यूड तकरीबन एक जैसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एसवाई कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।